चाइना में बनी है अनप्रेसिडेंटेड हिस्ट्री, क्योंकि वहाँ के शी जिनपिंग जो वहाँ के प्रेसिडेंट है चाइना के, उनको इलेक्ट किया गया है थर्ड टर्म के लिए, जो कि चाइना के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। चाइना की जो मेन पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जिसे सीपीसी भी बोलते हैं, उसका नेशनल कांग्रेस था, 20th नेशनल कांग्रेस, जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि शी जिनपिंग को एक और टर्म दिया जाएगा। ऐसे चाइना में जो एक पॉलिसी थी वो ये कि जो भी प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी सीपीसी का होता है वो 2 टर्म से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता। एक टर्म होता है 5 साल का और 2 टर्म मतलब 10 साल से ज़्यादा कोई भी लीडर इलेक्ट होके वहाँ पे नहीं रहेगा, और ये कभी हुआ नहीं है। मगर 2018 में शी जिनपिंग ने इस रूल को बदल दिया और इसको अमेंड करके कर दिया कि कोई भी टर्म का बैरियर नहीं रहना चाहिए, मतलब कि जितने मर्जी टर्म के लिए कोई भी लीडर रूल कर सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग को पहले ही पता था कि वो काफ़ी पावरफुल सिचुएशन में है और वो हो सकता है उनको एक और टर्म मिल जाए। ऐसे ये 69 ईयर ओल्ड लीडर सोचते होंगे अपने मन में कि 2 टर्म तो उनके कंप्लीट होने वाले हैं, आगे के समय के लिए भी वो काफ़ी समय तक चाइना को रूल कर सकते हैं या प्रेसिडेंट रह सकते हैं, एक ऑल पावरफुल पर्सनालिटी के तौर पे। और कहीं ना कहीं कहा जाता है थोड़ा सा डिक्टेटोरियल, एक डिक्टेटोरियल फिगर के तौर पे भी वो रूल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 2018 में ये रूल बदल दिया कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई सर्व नहीं कर सकता, और एक रोड खुल गई उनके लिए, दरवाजे खुल गए उनके लिए थर्ड टर्म में आने के लिए। और इस टाइम नेशनल कांग्रेस ने उन्हें ओवरवेलमिंगली इलेक्ट किया। इसके अलावा जो एक और कमेटी जो बहुत पावरफुल चाइना में होती है वो होती है वहाँ की पॉलिट ब्यूरो, और जो पॉलिट ब्यूरो है आज भी चाइना की, उसमें सारे शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट भरे पड़े हैं, जो कि एक और बड़ी बात है। और इससे पता चलता है कि आगे के समय में सिर्फ 5 साल नहीं, हो सकता है शी जिनपिंग को हम काफ़ी लंबे समय तक चाइना का अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पे देखें, और बहुत लोग उनको माओ की तरह एक पैरेलल कंपैरिजन के तौर पे माओ से उनको कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हुआ। मगर अब वो प्रेसिडेंट हो गए हैं, 10 साल हमने उनके रूल के देखे हैं, तो इसमें इंडिया के लिए क्या लेसन है या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शी जिनपिंग के रूल के कंटिन्यूएशन से। गालवान वैली भी एक सिंबल के तौर पे हमें देखना चाहिए इंडिया के रिलेशन में चाइना को। आप जानते हैं कि कुछ सालों से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे LAC बोलता है। चाइना और इंडिया के बॉर्डर को LAC बोला जाता है। वहाँ काफ़ी टेंशन बढ़ गया है, बार बार चाइना इंकर्जन कर रहा है, जिसे सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं। सलामी होता है बहुत पतला मीट, आप जानते हैं सलामी जिसे कहते हैं। सलामी स्लाइसिंग फॉरेन पॉलिसी में ये होता है कि इतनी छोटी छोटी टेरिटरी, 5-5 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, ऐसे दूसरों के बॉर्डर के अंदर घुसते जाओ। उससे ये नहीं होगा कि कोई एकदम बहुत बड़ा चैलेंज या एकदम फ्लैश पॉइंट वॉर के लिए हो, क्योंकि अगर एकदम 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर कोई एनिमी की आर्मी या नेबर की आर्मी आपके अंदर घुस जाए, आपके कंट्री के अंदर, तो आप उनको धकेलेंगे, एक वॉर सिचुएशन हो जाएगी, जैसे करगिल में हमने देखा। मगर चाइना ने अपनाया है सलामी स्लाइसिंग, तो वो क्या करते हैं, वो 100 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर अंदर आ जाते हैं। तो 2 किलोमीटर में इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं महसूस होता, और आदमी सोचता है या एक देश सोचता है कि चलो वॉर नहीं करते, उनको किसी न किसी और डायलॉग से या कोई और मेथड से या थोड़ी बहुत बॉर्डर इंगेजमेंट से उनको पुश बैक किया जाए। अब वो 2 किलोमीटर आगे आते हैं, कभी पीछे नहीं जाते, या 1 किलोमीटर पीछे जाते हैं तो 1 किलोमीटर टेरिटरी हासिल कर लेते हैं, 2 किलोमीटर टेरिटरी हासिल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी पॉलिसी शी जिनपिंग के अंडर अपनाई गई है सलामी स्लाइसिंग की, और हमें लगता है कि बॉर्डर में इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स होते जाएंगे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल हो, या कोई भी टेरिटरी पूरे जम्मू कश्मीर का जो लगा हुआ है, सटा हुआ है चाइना के साथ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इस चीज़ का सिंबॉलिक
कहाँ पे हमें साइन मिला वो ये कि जब सीपीसी जो 20th सीपीसी चाइना में हुई, जहाँ पे शी जिनपिंग को इलेक्ट किया, उस मीटिंग में गैल्वन वैली के वीडियो चलाए गए, जिससे पता चलता है कि गैल्वन वैली जहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए, उसको इन्होंने कितना एक सेलिब्रेशन के तौर पे या एक विक्ट्री के तौर पे माना है, और उन वीडियोस को उन्होंने सीपीसी में चलाया, जिससे भी एक सिग्नल मिलता है कि इंडिया के लिए हमेशा थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा कि ये आगे भी कुछ ना कुछ वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन कर सकते हैं। और जो गैल्वन वैली का जो उस समय कमांडर था, जिसका नाम शी फाबाओ है, काफ़ी रिलेटिवली जूनियर कमांडर है, फिर भी उसको सीपीसी मीटिंग में बुलाया गया, जबकि उसके रैंक और लेवल के लोगों को सीपीसी में नहीं बुलाया गया। सिर्फ 2296 डेलीगेट्स आते हैं, और उसमें सबसे बड़े बड़े सीनियर कमांडर, आर्मी के जनरल और जो थिएटर कमांडर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है। और फिर भी गैल्वन वैली के एक कमांडर को, जो कि काफ़ी जूनियर रैंकिंग था कंपेयर टू थिएटर कमांडर, उसको भी बुलाया गया। तो उससे भी एक सिग्नल मिलता है कि वो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को सही मानते हैं। और वेस्टर्न थिएटर जो आर्मी का चाइना का है, जो इंडिया के साथ जूझता है, उसके 3 कमांडर को प्रमोट भी कर दिया कुछ ही दिनों में, जैसे वो शी जिनपिंग दोबारा तीसरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इलेक्ट हुए। तो ये बहुत बड़ा लेसन और सिग्नल इंडिया के लिए है। दूसरा सिग्नल ये है कि चाइना केवल बॉर्डर पे नहीं रुकेगा, नेवल बेसिस को भी बढ़ाएगा और ओशन की सुप्रीमेसी, मतलब कि नेवी में भी काफ़ी एक्सपेंशन करना चाहता है। हमने देखा कुछ ही समय पहले साउथ चाइना सी में काफ़ी कॉन्फ्रंटेशन हुआ, टाइवान के साथ हुआ। यूएस की जो स्पीकर थी नैंसी पेलोसी, टाइवान गई तो एकदम वॉर जैसा सिचुएशन चाइना और टाइवान के बीच में हो गया था। तो साउथ चाइना सी को तो वो डोमिनेट कर रहे हैं, मगर जिसे वो फारसी मतलब दूर की सी इंडियन ओशन को कहते हैं, वहाँ भी वो अपने काफ़ी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, अपनी शिप्स बढ़ाएंगे, और जो नॉर्मल मैरीटाइम लॉज है उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये कि चाइना का रिलेशन हमारे नेबरहुड के साथ कैसा रहेगा, हमारे आसपास के पड़ोसियों के साथ कैसा रहेगा। इसमें वो कई देश हैं जिन्हें वो पैसा दे रहा है, जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है। श्रीलंका में आप जानते हैं ज़बरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, और वहाँ पे उनका बहुत बड़ा पोर्शन जो नेशनल डेट का है वो चाइना को प्लेज्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने उधार में चाइना से श्रीलंका ने लिया हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI इनिशिएटिव कहते हैं, वो अंडरटेक किया हुआ है चाइना ने। बहुत लंबी बड़ी रोड नॉर्दर्न टेरिटरी से लेके बलूचिस्तान और बॉर्डर फोर्ट तक जा रही है। तो आसपास के सारे देशों को डोमिनेट करने का, पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहा है चाइना, और इंडिया लगातार उसके कोशिश को कहीं ना कहीं विफल करना चाहता है, क्योंकि चाइना के साथ साथ इंडिया ने भी श्रीलंका को काफ़ी मदद दी। कुछ हद तक बांग्लादेश को भी कम्युनिकेट किया गया कि चाइना ने, इंडिया भी आपका नेबर है, इमीडिएट नेबर है। नेपाल को भी कहा गया। पाकिस्तान के अलावा तकरीबन सब देशों पे इंडिया की डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी है, डिप्लोमेसी है, वो काम करती है कि चाइना का इतना ज़्यादा उन पे इन्फ्लुएंस ना हो कि इंडिया को वो बिल्कुल ध्यान ना दे। तो ये जो 4-5 देश हैं उसमें तो चाइना काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, और शी जिनपिंग बढ़ाते भी रहेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान को वो बहुत सपोर्ट कर रहा है इस तरह पे कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल की नहीं लेने देता, उसके अगेंस्ट वोट करता है। और उसके अलावा लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद के जो काफ़ी बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, जिनको डेजिग्नेट किया जाना चाहिए इंटरनेशनल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशंस, जब भी कोई ऐसा नाम वर्ल्ड स्टेज पे आता है
तो चाइना उसके अगेंस्ट वीटो कर देता है या वोट अगेंस्ट कर देता है पाकिस्तान की मदद करने को। तो ये भी चौथा पॉइंट हम नेबरहुड में अगर देखें, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि सिक्योरिटी काउंसिल में वो लगातार पाकिस्तान को सफल करना चाहता है और इंडिया को पीछे धक्का मार रहा है, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में और चाहे टेररिस्ट को लेके। अब जो पांचवा और आखिरी पॉइंट होगा वो अब क्या इसके आगे क्या शी जिनपिंग ही रहेंगे। फिलहाल जितना समय हमें दिख रहा है तब तो शी जिनपिंग ही रहते हैं और उनका पॉलिट ब्यूरो इतना डोमिनेट कर गया है शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट से, उनके ही एसोसिएट से, कि कोई कह नहीं सकता कि कोई और आदमी आगे उभरेगा। हालांकि शी जिनपिंग के पास काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि कोविड में उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। मतलब कि अगर आपको मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज कहीं जाना है तो चाइना में आपको हर 72 घंटे में अपना टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि किसी देश में नहीं है। अगर हम कहीं बाहर जाएं तब हम कोविड टेस्ट करा के जाते थे, मगर चाइना में आपको स्कूल, कॉलेज, बैंक, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग में जाने के लिए हर 72 घंटे में आपको एक टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि कोई भी देश के और सिटीजन्स नहीं मानते। मगर जिस तरह का चाइना का एक फ्रेमवर्क है और जिस तरह का रूल रहता है वहाँ पे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, तो लोग काफ़ी खुश तो है नहीं इस चीज़ को लेके। और इससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमी का भी। 5% से ज़्यादा 5.5 के आसपास उन्होंने गोल रखा है अपनी इकोनॉमी का, मगर मुझे नहीं लगता कि चाइना उतना कर पाएगा। पिछले क्वार्टर में तो उन्होंने 0.42% ग्रोथ दिखाया। 0.42 कहाँ, 5.5% कहाँ, और 0.42 भी कहा जाता है कि ऑफिशियल है। हालांकि अनऑफिशियली कहते हैं कि शायद नेगेटिव ग्रोथ रही है, मतलब कि चाइना की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है। ये पूरे विश्व की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा क्योंकि चाइना आफ्टर ऑल 1/5 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रोल करती है। मतलब कि पूरे संसार की जो भी इकोनॉमी है, जितना जीडीपी है उसका 20% हिस्सा, उसका ट्रेड का 20% हिस्सा चाइना कंट्रोल करता है। तो आगे के दिन हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। जैसे चाइना में एक कहावत है, मे यू सी इंटरेस्टिंग टाइम्स, इस एक तरह से नेगेटिव है कि मतलब कुछ ना कुछ उथल पुथल रहती है। तो शी जिनपिंग के रहने से भी एक उन्होंने हार्डलाइन स्टैंड, हम सोच सकते हैं कि आगे भी एक हार्डलाइन स्टैंड शायद अडॉप्ट करे। और आगे आगे क्या होगा ये भी वेट एंड वॉच करके हमें देखना पड़ेगा।